कुछ लोग मानसिक मनोरंजन के लिए अखबारों में पहेलियां भरते हैं और कुछ शतरंज की पहेलियां सुलझाते हैं। इसी तरह हैरी अपनी पत्नी को मारने के लिए नई नई योजनाएं बनाने में अपनी बुद्धि लगा रहा था। उसने पिछले कुछ वर्षों में अपनी पत्नी को अनगिनत तरीकों से मरते हुए देखा था। वह अपनी पत्नी को पहाड़ की चोटी से धक्का देने की भी योजना बनाता था। कभी उसे गैराज में बंद करके और उसका गला घोंटकर मार डालता था, कभी उसे बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे धकेल देता था और कभी कभी उसे तेज रफ्तार ट्रक के नीचे कुचलते हुए देखता था। कभी कभी वह उसे नहाते समय बाथटब में करंट लगाकर मारने की योजना बनाता था और कभी कभी वह उसे नींद की गोलियों की एक पूरी शीशी धोखे से खिलाने के तरीके ढूंढता था। दरअसल उसने मन ही मन अपनी पत्नी एग्नेस को 47 अलग अलग तरीकों से मार डाला था, लेकिन हकीकत में वह आज तक अपनी पत्नी के शरीर पर हल्की सी खरोंच भी नहीं लगा सका था। वह पूरी तरह से तैयार था और सही मौके से पहले कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। वह इस मामले में पूरी सावधानी बरतना चाहता था। हैरी यह अच्छी तरह से जानता था कि जब किसी महिला की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है, यदि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और उसके बैंक खाते में $5 लाख से अधिक रकम है, तो पुलिस की जांच का पहला ध्यान उस महिला के पति पर होता है। पुलिस वाले इतने शातिर होते हैं कि मासूम पतियों को भी फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे घटना में इन लोगों की अनुपस्थिति के सबूतों को झुठलाने की भी भरपूर कोशिश करते हैं और इसमें उन्हें एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है। यदि हैरी के अलावा किसी और पर एग्नेस की हत्या की स्पष्ट वजह होती, तो उसने इस व्यक्ति की आड़ में बहुत पहले ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी होती। लेकिन मौजूदा हालात में वह किसी भी तरह का जोखिम लेने को तैयार नहीं था। उसकी पत्नी की अप्रत्याशित मृत्यु के मामले में हर कोई उस पर संदेह कर सकता था। यही कारण था कि वह अब तक अपनी किसी भी सोची समझी योजना पर अमल नहीं कर सका था। इसी वजह से उसने आज तक कोई कदम नहीं उठाया कि पुलिस को उस पर शक हो। दूसरों की नज़र में हैरी और एग्नेस का वैवाहिक जीवन अन्य विवाहित जोड़ों की तुलना में अधिक सफल माना जाता था। हैरी भी यही आभास दे रहा था। उसके किसी भी दोस्त को हैरी के विचारों के बारे में नहीं पता था कि वह लंबे समय से मॉस स्ट्रीट पर बने हुए आलीशान घर को छोड़कर नई जगहों पर घूमने की योजना बना रहा था और वह एग्नेस की दौलत से, जो काफी समय से बैंक में सड़ रही थी, ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था। उसके किसी भी मित्र को इस बात का एहसास नहीं था कि जब भी एग्नेस हैरी की फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग की दुकान को हैरी का शौक या हैरी का सिगरेट खर्च के रूप में संदर्भित करती थी, तो हैरी अंदर से कांप जाता था। उसके दोस्त एग्नेस की इस बात को मजाक समझकर टाल देते थे, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि अगर हैरी के पास वह दुकान नहीं होती, तो वह सिगरेट के पैसों के लिए भी एग्नेस का मोहताज हो जाता। जिस घर में वे रहते थे, वह एग्नेस को विरासत में मिला था। एग्नेस ने अपने दोस्तों को कई बार यह स्पष्ट कर दिया था कि फोटोग्राफी की दुकान से होने वाली हैरी की आमदनी उसके पिता के घर के खर्चों को पूरा नहीं कर सकती। उसकी पत्नी एग्नेस कोई विशेष सुंदर नहीं थी। उसकी उम्र 35 साल से अधिक थी। उसके नैनंश आकर्षक थे और उसका शरीर मोटा था। खराब आहार उसे मोटा बना रहा था। पहले वह अक्सर डाइटिंग करती थी, जिससे उसका शरीर शेप में था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसने न सिर्फ डाइटिंग बंद कर दी थी, बल्कि खाने के मामले में भी लापरवाही बरत रही थी। नतीजा ये हुआ कि उसके शरीर पर चर्बी बढ़ने लगी। कभी फिट और स्वस्थ रहने वाली एग्नेस अब मोटी हो गई थी और साथ ही उसे दिल की बीमारी भी हो गई थी। इस मामले में हैरी भाग्यशाली था कि उसे सुनहरा अवसर मिला। वह बहुत दिनों तक सब्र करता रहा और आखिरकार उसे अपने सब्र का इनाम मिलने की उम्मीद जगी। उसकी पत्नी एग्नेस ने अपनी मूर्खता से एक अज्ञात युवक को, जो खतरनाक आदतों का आदी था, खुद को मारने का सबसे अच्छा कारण दे दिया था। वास्तव में वह औचित्य इतना प्रभावी था कि अवसर मिलने पर भी हैरी इस युवा अजनबी को हमला करने का अवसर देने के विचार से एक पल के लिए झिझका। लेकिन चूंकि वह युवक पहले ही एक हत्या कर चुका था और उसका तरीका प्रभावशाली नहीं था, इसलिए हैरी ने उस अजीब युवा हत्यारे को मौका देना स्थगित कर दिया। युवक ने डॉक्टर सोडरमैन की उनके क्लिनिक में गोली मारकर हत्या कर दी थी। डॉक्टर का क्लिनिक पाइन स्ट्रीट पर स्थित था। अपने शिकार को मारने के अलावा उस युवक ने वास्तव में कुछ भी सही नहीं किया था।
इस युवक ने डॉक्टर की हत्या क्यों की, इसका कारण समझ आ गया। हो सकता है कि युवक ड्रग्स का आदी हो और डॉक्टर के क्लिनिक में ड्रग्स चुराने के इरादे से घुसा हो। लेकिन डॉक्टर की हत्या करने के बाद भी उसे ये दवाइयां नहीं मिल पाईं क्योंकि उसे बाहरी कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। बाहरी कमरे में कदमों की आहट सुनते ही वह वहां से भाग गया था। साथ ही वह इतना मूर्ख था कि अपनी रिवॉल्वर भूल गया और एक चश्मदीद को अपनी पहचान बताने के लिए छोड़ गया। और वो चश्मदीद गवाह थी हैरी की पत्नी एग्नेस। एग्नेस 1 वर्ष से अधिक समय से डॉक्टर सोडरमैन की मरीज थी। वह सप्ताह में एक बार डॉक्टर सोडरमैन के क्लिनिक जाती थी। जाहिर तौर पर वह बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन पिछले साल से वह नर्वस टेंशन से पीड़ित रहने लगी थी। वह अचानक कभी सिर दर्द तो कभी पीठ दर्द की शिकायत करने लगती थी। हत्या के दिन एग्नेस की डॉक्टर सोडरमैन से 2 बजे की अपॉइंटमेंट थी। वह 2 बजे से कुछ मिनट पहले ही डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई। जब वह क्लिनिक में दाखिल हुई तो वेटिंग रूम बिल्कुल खाली था। साथ ही उसने कंसल्टिंग रूम की ओर देखा। कंसल्टिंग रूम का दरवाजा खुला था। ये देखकर एग्नेस थोड़ी हैरान हो गई। उसने यह देखने के लिए कि डॉक्टर कमरे में है या नहीं डॉक्टर के कमरे में झांकने के इरादे से आगे बढ़ी। जैसे ही वह अंदर वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो अचानक कहीं से एक युवक आ गया। उसने एग्नेस को एक तरफ धकेल दिया और वेटिंग रूम के बाहरी दरवाजे से बाहर भाग गया और सड़क पर गायब हो गया। एग्नेस के अनुसार युवक 22 साल का था। उसके सुनहरे बाल थे और शरीर पर एक गंदा जैकेट था। एग्नेस ने डॉक्टर के कमरे में प्रवेश किया और डॉक्टर को परीक्षण मेज के पीछे लेटे हुए पाया। उसकी शर्ट के सामने खून का एक बड़ा धब्बा था। तभी उसकी नजर वेट मशीन और दवा के कैबिनेट के बीच फर्श पर पड़ी एक रिवॉल्वर पर गई। यह मंजर देखकर वह घबरा गई और लड़खड़ाते कदमों से वेटिंग रूम में आकर बैठ गई। कुछ मिनट बाद जैसे ही वह पुलिस को फोन करने के लिए उठने वाली थी, उसने डॉक्टर की रिसेप्शनिस्ट मार्सिया जिलेट को क्लिनिक में प्रवेश करते देखा तो वह रुक गई। मार्सिया लंच के लिए गई थी। ये एग्नेस के बयान की मुख्य बातें थीं जो अगली सुबह क्रॉनिकल अखबार में प्रकाशित हुईं। इस समाचार के प्रकाशित होने से लोगों को न केवल सारी घटना की जानकारी चश्मदीद गवाह की जबानी मालूम हुई, बल्कि चश्मदीद गवाह का नाम पता भी मालूम हो गया। अखबार ने चश्मदीद गवाह मिसेस हरी का नाम 379 मॉस स्ट्रीट स्थित उसके घर के पते के साथ प्रकाशित किया। हैरी को इस खबर से इत्मीनान हुआ कि अब शहर में एक शख्स था जो मानता था कि मिसेस एग्नेस हैरी नाम की एक महिला उसे फांसी तक पहुंचा सकती है। अखबार में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि मिसेस एग्नेस हैरी हत्या की जांच में पुलिस को हर संभव सहायता दे रही है। अब बस एक चीज की कमी थी। क्रॉनिकल अखबार ने शहर के उस इलाके का कोई नक्शा नहीं छापा जिसके जरिए हत्यारा आसानी से उनके घर तक पहुंच सकता था। पुलिस इस घटना के प्रचार से खुश नहीं थी। यह बात लेफ्टिनेंट डिमॉक ने तब कही जब वह एग्नेस को पुलिस मुख्यालय में अपराधियों की तस्वीरें दिखाने के बाद वापस घर छोड़ने आया था। आपकी पत्नी ने बहुत मूर्खतापूर्ण काम किया है, मिस्टर हैरी, लेफ्टिनेंट डिमॉक ने कहा। उन्हें इस बारे में किसी अखबार के रिपोर्टर से बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। हैरी डिमॉक से परिचित था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि डिमॉक पुलिस से जुड़ा हुआ है। वह केनान इलाके में हैरी की दुकान के पास रहता था। वह फिल्म रीलों की प्रोसेसिंग के लिए उसकी दुकान पर 4 या 5 बार आया था। वह भारी शरीर वाला व्यक्ति था और उसकी आंखें हमेशा उदास दिखती थीं। उसकी मूछें पेंडुलम की तरह लटकी हुई थीं और वह दरियाई घोड़े जैसा दिखता था। हैरी लेफ्टिनेंट डिमॉक के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन कर रहा था। उसने सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद कर ली थीं। वह अक्सर बाहर टहलता था और गेट पर मेलबॉक्स के पास से आसपास के माहौल का जायजा लेता था कि कोई अजनबी, खासकर सुनहरे बालों वाला युवक घर के आसपास तो नहीं घूम रहा है। लेकिन विशेष रूप से एक युवा व्यक्ति की तलाश करने के बजाय हैरी की नज़र लेफ्टिनेंट डिमॉक जैसे भारी भरकम पुलिस वाले को तलाश कर रही थी। हैरी को अंदाजा था कि पुलिस ने गुप्त रूप से उसके घर की निगरानी शुरू कर दी होगी, ताकि अगर हत्यारा एग्नेस की तलाश में वहां आए तो हमला करने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाए। यह एक चाल हो सकती थी।
हैरी ने सोचा कि ये पता लगाने के लिए पुलिस से कोई सवाल ना पूछना ही बेहतर होगा, वरना उन्हें शक हो सकता है। लेकिन वह हर हाल में यह जानना चाहता था। जैसे ही अगले दिन शाम हुई, हैरी को यकीन हो गया कि उसके घर की कोई निगरानी नहीं की जा रही है। उसने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी एक सोची समझी योजना को अंजाम देने का फैसला लिया। उसने इन योजनाओं की एक एक बारीकियों पर काफी देर तक विचार किया। मौजूदा स्थिति में स्कीम नंबर 32 भी कारगर हो सकती थी। यह एक सरल और आसान तरकीब थी। इस तरकीब के अनुसार पीड़ित की खोपड़ी पर किसी भारी हथियार से वार करने से पीड़ित की तुरंत मौत हो जाती थी। लेकिन एक शर्त यह भी थी कि हथियार इतना कठोर और धारदार नहीं होना चाहिए कि पीड़ित की खोपड़ी पर कोई घाव या खरोंच आ जाए। हैरी खून देखकर डर जाता था। वह अपने कपड़ों पर खून का कोई दाग नहीं देखना चाहता था। इसकी वजह यह थी कि उसकी पत्नी एक हत्या की चश्मदीद गवाह थी और जांच के सिलसिले में पुलिस के आने की आशंका कभी भी हो सकती थी। जब एग्नेस किचन में अपनी पसंदीदा बुक में से एक डिश तैयार करने में व्यस्त थी, हैरी चुपचाप तहखाने में चला गया। तहखाने में पहुंचकर उसने अपने जूते मोजे उतार दिए। फिर उसने एक मोजे को दूसरे मोजे के अंदर डाल दिया और डबल मोजों में 3/4 तक रेत भर दी। ये रेत पहले से ही बेसमेंट में थी। जब सर्दियों में बर्फबारी होती थी तो वह इस रेत को सड़क पर फैला देता था ताकि कार के पहिए फिसले नहीं। फिर उसने मोजे के खुले हिस्से में एक गांठ बांध दी। अब मोजे रेत की थैली में बदल गए थे। इस तरह के हथियार के बारे में उसने कई बार पढ़ा था और उसने अपने मन में इसका एक खाका तैयार कर लिया था। लेकिन इस तरह का हथियार हाथ में पाकर कितनी संतुष्टि महसूस होती है, इसका उसे कभी एहसास नहीं हुआ था। उसने अपने हाथ में लिए हथियार को 3-4 बार हवा में घुमाया। उसके होठों पर एक आरामदायक मुस्कान उभर आई। उसने अपने जूतों के फीते बांधे और फिर रेत से भरे मोजों को धीरे धीरे पीछे खींच लिया और अपनी पूरी ताकत से उन्हें तहखाने की दीवार के सामने फोल्ड करके रखे हुए कालीन पर मारा। जैसे ही मोजे कालीन पर लगे, एक तेज आवाज सुनाई दी। इस आवाज से हैरी को राहत महसूस हुई। तुम वहां तहखाने में क्या कर रहे हो, हैरी? उसकी पत्नी एग्नेस की आवाज उसके कान में पड़ी। हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तुमको कितनी बार बताना होगा कि रात का खाना तैयार है, एग्नेस ने चीखते हुए कहा। हैरी एग्नेस को याद दिलाना चाहता था कि उसने डिनर के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। और यही सच्चाई थी, लेकिन वह अपने इरादे को शब्दों में बयान नहीं कर सका। वह आज रात एग्नेस और उसके हर छोटे से छोटे जुल्म को सहने के लिए तैयार था। फिर वह तहखाने से बाहर निकला और ऊपर आ गया। ड्राइंग रूम में अंधेरा था। अगर एग्नेस इतनी छोटी सोच वाली और कंजूस न होती तो रोशनी में हैरी को दरवाजे के पास मेज पर रखे बर्तन के पीछे रेत से भरे मोजे को छिपाने में कठिनाई होती। यहाँ तक कि अगर उनके घर में नौकरानी भी होती तो भी हैरी को अपनी योजना को पूरा करने में परेशानी होती। एग्नेस अपनी कंजूसी की आदत के कारण कोई नौकर नहीं रखती थी। हालांकि यह हैरी के पक्ष में बेहतर साबित हुआ था। डिनर के दौरान भी एग्नेस बड़बड़ा रही थी। वह अपनी आदत के मुताबिक शिकायतें और निर्देश जारी कर रही थी। हालांकि एग्नेस ने युवा हत्यारे के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। रात के खाने के बाद बर्तन धोने की जिम्मेदारी हैरी की थी। आमतौर पर वह यह काम बहुत लापरवाही से करता था, लेकिन आज वह बहुत दिल लगाकर बर्तन साफ कर रहा था और क्यों नहीं, आज वह एग्नेस को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर करने जा रहा था। बर्तनों का काम खत्म करने के बाद उसने सिंक धोया और उसे कपड़े से सुखाते हुए गहरी सांस ली। तभी उसे ड्राइंग रूम से एक आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी। उसके दिमाग के पुर्जे हिल गए। तभी उसे एहसास हुआ कि आवाज टीवी से आ रही है। एग्नेस टेलीविजन देखने बैठ गई थी। वह एग्नेस को टीवी देखने के दौरान नहीं मार सकता था, क्योंकि जिस कुर्सी पर बैठकर वह टीवी देखती थी उसका पिछला हिस्सा बहुत बड़ा था और एग्नेस का सिर कुर्सी के पीछे छिप जाता था। हैरी ने सोचा, एग्नेस को अब किसी बहाने से उस कुर्सी से उठना होगा। बाहरी हॉल में अभी भी अंधेरा था। एग्नेस को मारने के लिए यह बिल्कुल सही जगह होती।
ऐसा जाहिर होता कि किसी अजनबी के आने पर दरवाजा खोलने की एग्नेस की मूर्खता ने हत्यारे को हमला करने का सबसे अच्छा मौका दिया था। हाँ, यह हॉल और विशेष रूप से बाहरी दरवाजे के पास एग्नेस के मुर्दा जिस्म की खोज प्रभावी ढंग से उस युवक कातिल की ओर ध्यान आकर्षित कर सकती है। लेकिन एग्नेस को टीवी के सामने से कैसे उठाया जाए? हैरी सोच में पड़ गया। और फिर हैरी के मन में अचानक एक ख्याल आया। वह अपने आप की प्रशंसा किए बिना न रह सका। यह कोई मुश्किल काम नहीं था। एग्नेस को अपने पिता से विरासत में मिले आलिशान घर से जज्बाती लगाव था। यही वजह थी कि वे अब तक घर नहीं बदल पाए थे। हॉल में पहुंचकर हैरी ने मेज पर रखे बर्तन के पीछे छिपाया हुआ रेत से भरा मोजा अपने दाहिने हाथ में उठाया और अपनी पतलून के दाहिने तरफ छिपा लिया। फिर वह एक ऐसी जगह पर खड़ा हो गया जहां घोर अंधेरा था। उसने ड्राइंग रूम की ओर देखा। टेबल लैंप की रोशनी में कुर्सी पर बैठी एग्नेस का हुलिया साफ नजर आ रहा था। एग्नेस के होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे और उसकी आंखें टेलीविजन स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। टीवी पर दो लोग तीसरे व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। 1 मिनट के लिए यहाँ आओ एग्नेस, हैरी ने बाहरी हॉल से अपनी पत्नी को बुलाया। एग्नेस ने उसकी आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। हैरी की आवाज उसके कानों तक पहुंची, लेकिन वह जाहिरी तौर पर अजनबी हो गई थी। इस बार उसने एग्नेस की कमजोरी का फायदा उठाया। सीढ़ियों के ऊपर की छत में एक दरार है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह दरार कैसे पड़ गई है। मुझे लगता है कि यह घर अब रहने लायक नहीं है। जैसे ही हैरी की बात खत्म हुई, वह गोली की रफ्तार से वहां भागती हुई आई। हैरी ने सावधानी से अपना हथियार छिपा लिया। इन मोजों के थैले की बजाय वह कोई भी तेज और धारदार हथियार से एग्नेस से एक पल में छुटकारा पा सकता था। लेकिन अब इन बातों पर सोचने का समय नहीं था। एग्नेस ने कहा, वह दरार कहाँ है? मुझे वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। वह पहली सीढ़ी पर कदम रख चुकी थी। उसकी पीठ हैरी की ओर थी और उसकी नजर सीढ़ियों के ऊपर छत पर टिकी थी। हैरी की नजर एग्नेस की गर्दन के ऊपरी हिस्से पर पड़ी। एग्नेस ने अपने बाल बांधे हुए थे। हैरी ने चोटी के ठीक ऊपर के बालों पर एक काल्पनिक मधुमक्खी की कल्पना की और फिर उसने अपने हाथ में पकड़े रेत से भरे मोजों को हवा में लहराया और काल्पनिक मधुमक्खी पर निशाना साधते हुए एक कदम पीछे हट गया और एग्नेस के सिर पर भरपूर वार कर दिया। हैरी का वार कारगर साबित हुआ। एग्नेस का शरीर किसी बेजान कठोर वस्तु की तरह सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। हैरी ने एग्नेस के उस हिस्से को ध्यान से देखा जहां उसने थैला मारा था। एग्नेस के सिर पर कोई घाव या खून दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने एग्नेस की कलाई पकड़ी और नब्ज की जांच की। नब्ज खामोश थी। उसने कलाई छोड़ दी। कलाई बेजान होकर गिर पड़ी। हैरी काफी देर तक एग्नेस की लाश को देखता रहा। नीचे की 4 सीढ़ियों पर एग्नेस औंधे मुंह पड़ी हुई थी। इसी बीच ड्राइंग रूम से एक महिला की आवाज सुनाई दी जो कपड़े धोने के पाउडर की तारीफ कर रही थी। हैरी पहले तो आवाज से चौंका, लेकिन फिर उसे याद आया कि ड्राइंग रूम में जहां एग्नेस कुछ देर पहले बैठी थी वहां टेलीविजन चल रहा था। हैरी ने सोचा, उसे टेलीविजन चालू रखना होगा। इस तरह यह धारणा स्थापित की जा सकती है कि जब हत्यारे ने दरवाजे की घंटी बजाई तो एग्नेस टेलीविजन देखने में व्यस्त थी। हैरी ने एक बार फिर सब कुछ निरीक्षण किया, फिर खूंटी पर लटका हुआ पुराना रेनकोट उतार लिया और बाहरी दरवाजे की ओर चला गया। बाहर जाते समय उसने दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया, जैसे कोई आदमी जल्दबाजी में दरवाजा बंद करना भूल गया हो। वह काल्पनिक हत्यारे की कल्पना को वास्तविक रंग देना चाहता था। घर के अंदरूनी हिस्से में हल्की रोशनी थी क्योंकि बाहरी दरवाजे के ठीक सामने एक झाड़ी थी जिसने रोशनी का रास्ता रोका हुआ था। फिर भी हैरी को एक धुंधली उम्मीद थी कि उसका कोई जानने वाला आ सकता है या कोई पड़ोसी दरवाजा खुला देखकर अंदर झांक सकता है और उसके आने से पहले एग्नेस की लाश को खोज सकता है। हैरी चाहता था कि एग्नेस की लाश की खोज कोई और करे और उसे वापस लौटने पर घटना की रिपोर्ट खुद पुलिस को न करनी पड़े। इस तरह पुलिस को उस पर कातिल होने का शक और भी कम हो सकता है। चांद की आखिरी तारीखें थीं, इसलिए चांदनी का सवाल ही नहीं उठता था।
हालांकि एलेम स्ट्रीट के कोने पर एक स्ट्रीट लैंप लगा हुआ था जो घर के एक हिस्से पर अपनी रोशनी डाल रहा था। हैरी अंधेरे की आड़ लेते हुए घर से निकल गया और पिछवाड़े की ओर चल दिया, वह पिछवाड़ा जो सीधे एलम स्ट्रीट की ओर जाता था। फिर वह घर की छाया से निकलकर पौधों की बाड़ के साये में चला गया जो उनके घर की चारदीवारी का भी काम करती थी। अब यह घर उसकी संपत्ति था, हैरी ने सोचा। फिर वह बाड़ की आड़ में चलता हुआ जैक्सन नामक पड़ोसी की दीवार के पास पहुंचा और एलेम स्ट्रीट की ओर बाएं मुड़ गया। बाड़ के साथ चलते समय उसने अपना मोजा निकाला और मोजे में मौजूद रेत पेड़ों के नीचे की मिट्टी पर गिराने लगा। सारी रेत जमीन पर फेंकने के बाद वह बाड़ से बाहर आया और एलम स्ट्रीट में प्रवेश किया। उसने खाली मोजे अपने रेनकोट की जेब में रख लिए थे। एलम स्ट्रीट पर पहुंचकर वह अपनी दुकान की ओर चलने लगा। उसकी दुकान सिर्फ 3 ब्लॉक दूर थी। उस दौरान उसका कोई भी जानने वाला नहीं मिला, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। उसका व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल था। उसके मंसूबे में किसी भी प्रकार की टाइमिंग या मंजर से गायब होने का दिखावा शामिल नहीं था। हैरी की फोटोग्राफी की दुकान नेडियन ब्यूटी सैलून की सबसे ऊपरी मंजिल पर थी। वह सीढ़ियां चढ़ गया और दुकान की लाइट जला दी। उसे मालूम था कि बल्ब की रोशनी खिड़की से होकर नीचे फुटपाथ पर जाती है, जिससे लोगों को दुकान खुलने या बंद होने का पता चल जाता है। वह अक्सर रात में काम में मसरूफ रहता था और लोगों को इसके बारे में पता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह दुकान में अक्सर देर रात तक जागकर नावेल पढ़ता था। वह दुकान में रात को अपने काम की वजह से नहीं बल्कि एग्नेस की बकवास से बचने के लिए रुकता था। सबसे पहले उसने अपने रेनकोट की जेब से अपने मोजे निकाले और सिंक की ओर चला गया जहां वह फोटो प्रिंट धोया करता था। उसने सावधानी से मोजों को उल्टा कर दिया और बचे हुए रेत के कणों को सिंक में साफ करना शुरू कर दिया। साथ ही उसने पानी का नल भी खोल दिया। फिर उसने अपने जूते उतार दिए और मोजे पहन लिए। मोजे पहनते वक्त उसकी नजर 2 सुनहरे बालों पर पड़ी जो काले मोजों से चिपककर दूर से चमक रहे थे। उसने मोजों की सावधानीपूर्वक जांच की और फिर जूते दोबारा पहन लिए। इस काम को निपटाने के बाद उसने राहत की सांस ली और उसके होठों पर एक आरामदायक मुस्कान उभर आई। उसने अपना रेनकोट उतारकर एक तरफ खूंटी पर लटका दिया और फिर पहली बार दुकान का जायजा लिया। शाम को जब वह दुकान बंद करके घर गया तो कुछ काम बाकी था। कुछ रंगीन फोटोज इनलार्ज करना थे। तो क्यों न काम शुरू कर दिया जाए ताकि उसकी योजना का यह हिस्सा मजबूत हो सके और पुलिस को लगे कि वह देर रात तक दुकान में काम में व्यस्त है। ये सोचकर उसने अपना काम शुरू कर दिया। रंगीन तस्वीरों को प्रिंट करना और इनलार्ज करना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे ही हैरी काम में व्यस्त हो गया, वह भूल गया कि आज की रात सामान्य रातों से अधिक महत्वपूर्ण थी। जब उसने अपना काम शुरू किया तो हर आधे मिनट में उसकी नजरें टेलीफोन पर उठती थीं। वह टेलीफोन की घंटी बजने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था कि टेलीफोन कब और किस समय बजेगा, लेकिन कुछ देर के बाद उसका सारा ध्यान अपने काम पर लग गया और वह अपने आसपास से अनजान हो गया। वह अपने काम में इतना खो गया था कि उसे नीचे की दुकान का दरवाजा खुलने की आवाज भी नहीं सुनाई दी। उसकी नजरें ट्रे में पड़ी तस्वीरों पर टिकी थीं, जिनके रंग धीरे धीरे उभरकर साफ हो रहे थे। वह एक पल के लिए यह भी भूल गया था कि उससे कोई अपराध हुआ है। तभी उसके कानों में भारी जूतों की आवाज पड़ी तो वह चौंक गया। कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। कुछ देर तक हैरी के हाथ पैर कांपते रहे। वह सोचने लगा कि जब वह निचली मंजिल का दरवाजा बंद करना भूल गया तो और कौन कौन सी बातें भूल गया होगा। लेकिन अब कुछ भी भूलने या याद करने का वक्त नहीं था। वहीं दूसरे ही पल उसकी चिंता और घबराहट खुशी में बदल गई क्योंकि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक था और उसके मंसूबे में किसी भी किस्म की गलती या कमी का इम्कान नहीं था। इस पर कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। वह आदमी अब ऊपर की सीढ़ियों पर पहुंच गया था। उस आदमी की हांफने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फिर उस आदमी ने हैरी का नाम पुकारा और हैरी ने उस आदमी की आवाज पहचान ली। वह आदमी था पुलिस लेफ्टिनेंट डिमॉक। हैरी ने सोचा कि किसी ने एग्नेस की लाश की खोज कर ली है।
इसके अलावा इतनी रात को लेफ्टिनेंट डिमॉक के आने का मकसद क्या हो सकता है? लेफ्टिनेंट डिमॉक अब दुकान में दाखिल हो चुका था। सीढ़ियां चढ़ने से उसके चेहरे पर हल्का पसीना आ गया था और वह हाँफ रहा था। वह हैरी के काउंटर के सामने खड़ा हो गया और उदास होकर हैरी की ओर देखा। वह किसी ऐसे शख्स की तरह लग रहा था जो कोई बड़ी खबर देना चाहता था। मैं यहां से गुजर रहा था, आपकी लाइट जलती देखी तो यहां आ गया। लेफ्टिनेंट डिमॉक ने कुछ देर रुकने के बाद बोलना शुरू किया। फिर वह झिझका जैसे आगे की बातचीत टालना चाहता हो, फिर अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया और कैश बॉक्स के ऊपर रखे फिल्म रीलों के डिब्बों को देखने लगा। हैरी ने मासूमियत से कहा, दरअसल ये काम का टाइम नहीं है लेफ्टिनेंट, लेकिन अगर आपको फिल्म रोल की जरूरत है तो मुझे आपको अटेंड करने में बहुत खुशी होगी। मैं इसके लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे लगता है कि आपको बैठ जाना चाहिए मिस्टर हैरी। मैं आपको एक बहुत ही दुखद खबर देने आया हूँ। लेफ्टिनेंट डिमॉक के लहजे में अभी भी हिचकिचाहट थी। आपका क्या मतलब है? हैरी ने चौंकते हुए कहा। साथ ही उसके मन में यह ख्याल भी तेजी से उभरा कि उसे उस शहरी का रोल निभाना चाहिए जिसकी बीवी को पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम रही है, जबकि एक हत्यारे के पास उसकी पत्नी को मारने की ठोस वजह थी। यह बात किसी से छिपी नहीं थी क्योंकि उसकी पत्नी एक हत्या की एकलौती चश्मदीद गवाह थी। क्या मेरे घर में सब कुछ ठीक है? मुझे नहीं पता कि घर में सब अच्छे से आपका क्या मतलब है, लेकिन आपकी पत्नी के संबंध में एक दुखद खबर है। इसका कुछ ऐसा संबंध है जो मुझे आपको नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं आपको अपने रिलेशन की वजह से बता रहा हूं। आखिरकार मैं आपका पुराना ग्राहक और पड़ोसी हूं, इसलिए मैं यहां चला आया। आप इसे जज्बाती लगाव भी कह सकते हैं। मेरी पत्नी? मेरी पत्नी से आपका क्या मतलब है? अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। वे उसे इस हत्यारे से बचाने में नाकाम रहे हैं। मैं ये साफ साफ बता रहा हूं। लेफ्टिनेंट डिमॉक के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नजर आने लगे। मुझे खेद है कि मैंने इस संबंध में आपको थोड़ा गुमराह किया। मुझे करना ही पड़ा। मुझे किस बात ने गुमराह किया? आप किस संदर्भ में गुमराह करने की बात कर रहे हैं? लेफ्टिनेंट हैरी ने हैरानी से पूछा। मैंने आपको सुनहरे बालों वाले नौजवान कातिल के बारे में कहा था। आपकी पत्नी ने हमें उस हत्यारे युवक के बारे में बताया था। उस कातिल के वजूद पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं थी। आप क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हैरी ने कहा। यह बकवास नहीं है मिस्टर हैरी। हमें शुरू से ही यकीन था कि सुनहरे बालों वाले नौजवान शख्स जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आप पुलिस में होते तो आप समझते कि ऐसा क्यों है। आपकी पत्नी ने उस नौजवान के बारे में जो कुछ भी कहा वह कहानी में फिट नहीं बैठता। इसके अलावा डॉक्टर सोडरमैन की रिसेप्शनिस्ट मार्सिया जिलेट 10 मिनट पहले लंच करके लौट आई थी, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड की कार में क्लिनिक के दरवाजे के सामने सड़क पर 10 मिनट तक बैठी रही थी। डॉक्टर के क्लिनिक का एंट्रेंस डोर उसकी आंखों के सामने था। फिर उसने अपने प्रेमी को अलविदा कहा और क्लिनिक में आ गई जहां आपकी पत्नी पुलिस को फोन करने के इरादे से उठ रही थी। मार्सिया जिलेट जब 10 मिनट तक अपने दोस्त के साथ कार में बैठी रही तो उसने किसी को भी क्लिनिक से बाहर निकलते नहीं देखा। आप कुर्सी पर बैठ जाएं तो बेहतर होगा, लेफ्टिनेंट ने कहा। हैरी धीरे से घूमने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके दाहिने पंजे में रेत का एक कण चिपका हुआ था। यह कण उसे बार बार दर्द पहुंचा रहा था। शायद मोजे धोने में उसने सावधानी से काम नहीं किया था। तो फिर किसने डॉक्टर को? आपकी पत्नी मिस्टर हैरी। आपकी पत्नी के अलावा और कौन ऐसा कर सकता था? इसीलिए मैं आपको सच बताने में झिझक रहा था। आपकी पत्नी और डॉक्टर सोडरमैन का लंबे समय से अफेयर चल रहा था। वे दोनों खुद को बहुत होशियार समझते थे और मानते थे कि उनके रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं था। हालांकि डॉक्टर की रिसेप्शनिस्ट मार्सिया को उनके बारे में सब कुछ पता था। उसने उनकी बातचीत भी सुनी थी। मार्सिया के अनुसार डॉक्टर सोडरमैन अब रिश्ता खत्म करना चाहते थे और आपकी पत्नी पिछले कुछ हफ्तों से इस बात से बहुत परेशान थी।
हैरी ने सोचा क्या वह जिस औरत का जिक्र कर रहा था वह उसकी पत्नी एग्नेस हो सकती है। उसकी पत्नी एग्नेस, जिस औरत को उसने खुद ठंडे मिजाज वाली औरत बताया था। अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने आज शाम को यह भी पता लगा लिया है कि वह रिवॉल्वर किस दुकान से खरीदी गई थी। वह रिवॉल्वर आपकी पत्नी ने खुद स्टॉकन के काउंटर से खरीदी थी। लेफ्टिनेंट डिमॉक का लहजा थोड़ा शिकायती था। वह शायद मन ही मन एग्नेस पर हंस रहा था, जिसने बेवकूफी से पुलिस की काबिलियत और समझदारी को धोखा देने की कोशिश की। मेरे दो साथी मुझे यहां छोड़कर आपकी पत्नी को गिरफ्तार करने के लिए आपके घर गए हैं। हमें कुछ मिनटों में उनसे फोन पर पुष्टि मिल जाएगी कि आपकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने मुनासिब समझा कि आप ज़हनी तौर से खबर सुनने के लिए तैयार रहें। मुझे दुख है कि अब आप अपनी पत्नी के साथ से महरूम हो जाएंगे मिस्टर हैरी। लेफ्टिनेंट डिमॉक ने अफसोस में अपनी गर्दन हिलाई। लेकिन मैंने सुना है कि वह तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ जाएगी, डिमॉक ने सरगोशी में कहा। क्या ये सच है? उसने हैरी की ओर सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजने लगी।